ऐसे आता है तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए कि वो चीज़ क्या होती है, उसके कारण क्या है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसको काउंटर करने के लिए, स्टिल क्या क्या चैलेंजेस हैं और लास्ट में सॉल्यूशन क्या होगा। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका बूस्टर क्लासेस में। और लास्ट वीडियो में हमने 10 टॉपिक्स डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द नक्सलिज्म, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस वीडियो में हम अर्बन नक्सलिज्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द नक्सलिज्म के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्या तरह के ऐसे आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल 5 टाइप ऑफ एसेज और रिगार्डिंग मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ये सारे नोट्स और लास्ट प्रीवियस 5 क्लासेज इसके में हो चुकी हैं, उनके सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। आप एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अर्बन नक्सलिज्म होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जो अर्बन नक्सलिज्म से रिलेटेड है। इंपैक्ट बन सकता है कि अर्बन नक्सलिज्म का नेशनल सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट है, अर्बन नक्सलिज्म होता क्या है, और अर्बन नक्सलिज्म ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द आइडियोलॉजी एंड द एक्शंस। नेक्स्ट, द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया टू स्प्रेड द अर्बन नक्सलिज्म और नक्सलिज्म। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये तो आप पीडीएफ में भी देख लेंगे। इन शॉर्ट अगर बात करें तो अर्बन नक्सलिज्म होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और इससे रिगार्डिंग अगर कुछ लिखना आता है तो आपको कैसे शुरुआत करनी है उस चीज की। सबसे पहले बता दूं, अर्बन नक्सलिज्म समझने से पहले नक्सलिज्म को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में नक्सलिज्म क्या होता है, कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया में, माओइज्म से कैसे कनेक्टेड है, कार्ल मार्क्स कौन थे, लेनिन कौन थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या कारण थे नक्सलिज्म के इवॉल्व होने के भारत में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बढ़ावा देते हैं नक्सलिज्म को, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस की है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। अब बात करते हैं नक्सलिज्म, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। नक्सलिज्म एक आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसका मेन मकसद कैपिटलिस्ट को उखाड़ फेंकना और लोगों की गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना बाय द वॉयलेंट मीन्स, बाय वॉयलेंट टैक्टिक्स। अब नक्सलिज्म हमारा नक्सलबारी एरिया से स्टार्ट हुआ। नक्सलिज्म मेनली जल, जंगल और जमीन की लड़ाई बोला जाता है नक्सलाइट्स द्वारा। अब क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई भारत में और रूरल एरिया श्रिंक हो गए, अर्बन एरिया धीरे धीरे भारत में बढ़ा, तो नक्सलाइट को ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि उनको अपनी आइडियोलॉजी अर्बन एरियाज में भी स्प्रेड करनी है, जिसके लिए उन्होंने मेनली ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लिया और उसको बोला जाता है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इसी को मीडिया ने टर्म दिया अर्बन नक्सलिज्म। अब मेनली वो अर्बन एरियाज में उनके जो मेन टारगेट ऑडियंस जो उनकी होती है, अर्बन पुअर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनके मेन इशू उठाते हैं। जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनके द्वारा उन इश्यूज को प्रोपोगेट करवाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करवाते हैं और एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स लोगों में फैलाते हैं, और उनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो अर्बन एरिया के वाले लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये ओवरऑल अर्बन नक्सलिज्म है। अब अर्बन नक्सलिज्म के ग्रो करने के भी कारण सेम वही कारण रहेंगे जो नक्सलिज्म के हैं। अर्बन नक्सलिज्म में बस आपको ये समझना है कि सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैला देना, मिस इन्फॉर्मेशन फैला देना, कोई छोटा मुद्दा है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताना, स्ट्राइक्स करवा देना, जो गवर्नेंस है उसके लूपहोल्स का फ़ायदा उठाना, ये सारे अर्बन नक्सलिज्म की टैक्टिक्स हैं या अर्बन नक्सलाइट्स की टैक्टिक्स हैं। इनमें इनकी मेजर जो इनके पार्ट होते हैं वो इनके लॉयर्स भी होते हैं, इनके स्टूडेंट्स भी होते हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी होते हैं या लेबर यूनियंस भी होते हैं। मेनली जो सिस्टम चल रहा है उसको आघात पहुंचाना इनका एजेंडा रहता है। अब अगर अर्बन नक्सलिज्म से रिलेटेड कुछ लिखना आता है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे उस पर बात करते हैं। तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अर्बन नक्सलिज्म से रिलेटेड कि कहीं भी ये टर्म क्लियरली डिफाइन नहीं है। मैंने जैसा कि अभी बताया, मीडिया ने इस टर्म को कॉइन किया है। वो जो नक्सलाइट्स हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं और उनके थ्रू अपने एजेंडा को प्रोपोगेट करवाते हैं, और इवन इनको माउथ पीस ऑफ द नक्सल्स भी बोला जा सकता है इसमें। और CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, डेडलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
जितने भी इंडिया में डेथ्स होती हैं उसका 1/3 डेथ्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल ये CPIM रहती है। जब इनके पर्सपेक्टिव्स, इनके भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, जब इनके डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए तो उसमें अर्बन पर्सपेक्टिव निकल के सामने आया और तब इंडिया में हमें पता चला कि अर्बन नक्सलिज्म नाम से भी चीजें चल रही हैं। अब बात करते हैं कि ये सिक्योरिटी के लिए हमारे थ्रेट कैसे हैं, मेन इनके कौन कौन टारगेट होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करें कि ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कैसे है। इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इनके प्रॉपर, जैसे कि उनके कैडर बने होते हैं, नक्सलिज्म के लिए विमेन कैडर अलग से बना होता है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था इस एस्पेक्ट को भी। इनके लिटरेट कैडर भी बने होते हैं और जो इनका फाइनल ऑब्जेक्टिव वही है कि कैप्चर करना है इनको सिटीज को। और अगर मान लो कि कहीं पे ह्यूमन राइट का वोलेशन देखने को मिलता है, कुछ ऐसा लूप होल देखने को मिलता है, तो उस मुद्दे को बहुत बड़ा चढ़ा के इंडिया की नेगेटिव इमेज क्रिएट करना इंटरनेशनल लेवल पे, ये भी इनका एक मेन एजेंडा रहता है। और जो गवर्नेंस है उसमें रोड़ा अटकाना, आप बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल्स लेके आना, ये इनके मेन एजेंडा रहते हैं। समटाइम्स इसके विपरीत भी देखा जाता है। अब सोशल मीडिया का तो आप समझ गए होंगे, सोशल मीडिया पे वेरियस ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, फेक न्यूज़ फैला दी जाती है, छोटी न्यूज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स लोगों में इनकलकेट की जाती हैं। अब इंसान जो दिन प्रतिदिन देखेगा, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया जाता है, दिन पर कहीं डेवलपमेंटल गैप्स है, डेवलपमेंटल इश्यूज हैं जो कि रहती हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को मेन स्ट्रीम से भटका के अपनी स्ट्रीम में जोड़ना और एक सिंपैथी गेन करना, इनका ये मेन एजेंडा रहता है। अब इन रियल में बात करूं तो इसके विपरीत भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट भी, जो गवर्नमेंट के लॉ हैं, सेडिशन लॉ है या कुछ UAPA है या कोई और लॉ है, उसका मिसयूज भी देखने को मिलता है। सपोज इन रियल अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट टैग दे देती है कि अर्बन नक्सल है। तो अगर आपको एक क्रिटिक एनालिसिस अगर करनी हो तो ऐसा भी है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच और अर्बन नक्सलिज्म के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना कहीं ना कहीं हमारे लिए या आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो क्या ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या किसी प्रोपेगेंडा को फैलाने की ये साजिश है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं आपके एग्जाम में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो रहता है NGOs का, सिविल सोसाइटीज का, न्यूज़पेपर का, सोशल मीडिया का। अगर ये अपना काम अच्छे से करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस से करते हैं, तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है। और कुछ ऐसे लॉज जिनमें गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म और सेडिशन में डिफरेंस ही नहीं है, तो उनको प्रॉपर एनालिसिस के द्वारा, प्रॉपर रिसर्च के द्वारा क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि क्या क्रिटिसिज्म है और क्या क्रिटिसिज्म नहीं है, सेडिशन है। तो ये कुछ इस तरीके से अगर ऐसे आता है या आर्ग्यूमेंट आता है या कुछ और लिखना आता है तो आप अपने पॉइंट्स इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स, इनको समटाइम्स अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो ऐसा टैग कर लिया जाता है कि ये तो अर्बन नक्सलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो समटाइम्स गवर्नमेंट भी मिसयूज करती है, क्योंकि इन रियल तो डेवलपमेंटल गैप्स हैं ही, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ये ओवरनाइट खत्म भी नहीं किए जा सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो वे फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को मल्टीप्रोन्ज अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। इसमें आपका डेवलपमेंटल अप्रोच, सिक्योरिटी अप्रोच और आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच, वो विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को इक्वली फोकस करना होगा। NGOs को, सिविल सोसाइटीज़ को, मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, फेक न्यूज़ को कर्व करना होगा, डेवलपमेंटल गैप्स को फुलफिल करना होगा। तभी हम जो वो इश्यूज उठाते हैं, ह्यूमन राइट वोलेशंस नहीं होने देने हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाने पड़ेंगे, NHRC को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी लेके आनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने पड़ेगी। तब हम अर्बन नक्सलाइट जैसी जो मॉडर्न प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, इसको हम काउंटर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम अगर पे ऐसे आता है तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए कि वो चीज़ क्या होती है, उसके कारण क्या है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए उसको काउंटर करने के लिए, स्टिल क्या क्या चैलेंजेस हैं, और लास्ट में सॉल्यूशन क्या होगा। और यही आपका लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि डिसेंट। अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी में डिस्कशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिसेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी
हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, मैं किसी और की बात से सहमत ना हूं, तो इसी को एक हेल्दी डेमोक्रेसी बोला जाता है। और भारत को ये मेंटेन करना होगा कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम इसमें एक बैलेंस बना सकें कि क्या डिसेंट है और क्या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और क्या डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो हम भारत को एक वर्ल्ड लीडर बना सकते हैं और इंडिया के इन अर्बन नक्सलिज्म जैसे थ्रेट्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एसे। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है, अब नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ने वाली हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।